मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिनके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट ना देखे हो तो वो देख लीजिए, यह आगे का ही पार्ट है। अजीब तरह से हास्य के अलावा एक और सन्यासी सनसनी ने हमें जकड़ लिया, जिज्ञासा। मैंने पहले भी इस तरह की जिज्ञासा का अनुभव किया है, कुछ अजीब परिस्थितियों के प्रति मौलिक प्रतिक्रिया के रूप में। जब मेरा जीवन एक बार एक चढ़ाई दुर्घटना से खतरे में था, तो मुझे महत्वपूर्ण क्षण में केवल एक सनसनी महसूस हुई। जिज्ञासा जिज्ञासा कि क्या मुझे इससे जीवित बाहर आना चाहिए, या एक खंडित खोपड़ी या कुछ अन्य चोटों के साथ। ठंड की जिज्ञासा भी प्रबल थी। ऑस्टविट्ज़ कुछ कैसे अपने परिवेश से मन को अलग कर रहे हैं, जिसे एक तरह से निष्पक्ष रूप से माना जाने लगा। उस समय इस मन स्थिति को सुरक्षा के साधन के रूप में विकसित किया गया था। हम यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा और इसका परिणाम क्या होगा। उदाहरण के लिए, खुली हवा में हमारे खड़े होने का, देर से शरद शत्रु की ठंड में पूरी तरह से नग्न और अभी भी बारिश से गीला। अगले कुछ दिनों में हमारी जिज्ञासा आश्चर्य में बदल गई। आश्चर्य है कि हमें ठंड नहीं लगी। नए आगमन के लिए स्टोर में इसी तरह के कई आश्चर्य थे। हमारे बीच के चिकित्सा पुरुषों ने सबसे पहले सीखा, पाठ्य पुस्तकों से झूठ बोलती है। कहीं न कहीं यह कहा जाता है कि मनुष्य बिना नींद के एक निर्धारित घंटों से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। काफ़ी गलत। मुझे विश्वास हो गया था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं इसके बिना सो नहीं सकता, या मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ऑस्टविट्ज़ में पहली रात हम बिस्तरों में सोए थे, जो स्तरों में बनाए गए थे। प्रत्येक स्तर पर सीधे बोर्ड पर 9 लोग सोए थे। प्रत्येक 9 पुरुषों द्वारा 2 कंबल साझा किए गए। बेशक हम केवल अपने पक्षों पर झूठ बोल सकते थे, भीड़ और एक दूसरे के खिलाफ, जिसका कड़ाके की ठंड के कारण कुछ फायदा थे। सोचा कि जूते को चारपाई तक ले जाना मना है। कुछ लोगों ने उन्हें तकिया के रूप में गुप्त रूप से इस्तेमाल किया, इस तथ्य के बावजूद कि वे मिट्टी से पके हुए थे। अन्यथा किसी के सिर को लगभग अव्यवस्थित हाथ के टेढ़े मेढ़े पर टिका होना पड़ता था। और फिर भी नींद आई और कुछ घंटों के लिए गुमनामी और दर्द से राहत मिली। मैं कुछ इसी तरह के आश्चर्य का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम कितना सहन कर सकते हैं। हम अपने दांतों को साफ करने में असमर्थ थे, और फिर भी इसके बावजूद और गंभीर विटामिन की कमी के बावजूद हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ मसूड़े थे। हमें आधे साल तक एक ही कमीज़ पहननी थी, जब तक कि वे कमीज़ होने की सारी शक्ल ना खो बैठे। कई दिनों तक हम जमे हुए पानी के पाइपों के कारण आंशिक रूप से भी धोने के असमर्थ थे, और फिर भी हाथों पर घाव और खरोच जो मिट्टी में काम से गंदे थे, या उदाहरण के लिए एक हल्का स्लीपर जो परेशान होता था बगल के कमरे में जरा सी भी आवाज़ से।
जब अपने आप को एक ऐसी साथी के सामने दबा हुआ पाया जो उसके कान से कुछ इंच जोर से खर्राटे ले रहा था और फिर भी शोर के बीच काफ़ी गहरी नींद में सो गया था। अगर कोई हमसे अब दोस्तोवस्की के उस कथन की सच्चाई पूछे जो चपटी परिभाषित करना है, मनुष्य एक प्राणी के रूप में जो किसी भी आवाज़ का अभ्यस्त हो सकता है, लेकिन हमसे यह मत पूछो कि कैसे। लेकिन अधिक मनोवैज्ञानिक जांच हमें अभी तक नहीं ले गई है, न ही हमारे पास कैदी उस बिंदु तक पहुँचे थे। हम कभी भी हमारे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के केवल चरण में थे। आत्महत्या का विचार लगभग सभी ने मनोरंजन किया, यदि केवल थोड़े समय के लिए। यह स्थिति की निराशा से पैदा हुआ था। हर दिन और हर घंटे हमारे ऊपर मंडरा रहा मौत का लगातार खतरा और कई लोगों की मौत की निकटता। व्यक्तिगत विश्वास से इसका उल्लेख बाद में किया जाएगा। मैंने शिविर में अपनी पहली शाम को खुद से एक दृढ़ वादा किया था कि मैं नहीं करूँगा। तार में भागो। यह विद्युत आवेशित कांटेदार तार की बाड़ को छूते हुए आत्महत्या के सबसे लोकप्रिय तरीके का वर्णन करने के लिए शिविर में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश था। मेरे लिए यह निर्णय लेना पूरी तरह से कठिन नहीं था। आत्महत्या करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि औसत कैदी के लिए जीवन प्रत्याशा निष्पक्ष रूप से गणना करना और सभी संभावित अवसरों की गणना करना बहुत खराब था। वह किसी भी आश्वासन के साथ उन पुरुषों के छोटे प्रतिशत में होने की उम्मीद नहीं कर सकता था जो सभी चयनों में बच गए थे। ऑस्ट्रिच के कैदी सदमे के पहले चरण में मौत से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि गैस चैम्बरों ने भी उसके लिए अपनी भयावहता खो दी। पहले कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसे आत्महत्या करने की हरकत से बख्शा। जिन दोस्तों से मैं बाद में मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन लोगों में से नहीं था जिन्होंने प्रवेश के सदमे से बहुत निराशा हुई। मैं केवल मुस्कुराया और काफ़ी ईमानदारी से। जब ऑस्ट्रिच में हमारी पहली रात के बाद अगली घटना हुई, हमारे ब्लॉक को न जोड़ने के सख्त आदेशों के बावजूद मेरे एक सहयोगी ने, जो कई सप्ताह पहले ऑस्ट्रिच में आया था, तस्करी करने हमारी झोपड़ी में आ गया। वह हमें शांत करना और दिलासा देना चाहता था और हमें कुछ बातें बताना चाहता था। वह इतना पतला हो गया था कि पहले तो हमें इसे पहचान ही नहीं आ पाए। अच्छे हास्य और शैतान की देखभाल के रवैये के साथ उन्होंने हमें कुछ जल्दबाजी में सुझाव दिए। डरो मत, चयन से डरो मत। डॉक्टर एम, SS चिकित्सा प्रमुख, डॉक्टरों के लिए एक नरम स्थान है। लेकिन एक बात मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्होंने आगे कहा, यदि संभव हो तो रोज़ाना शेव करें। भले ही आपको इसे करने के लिए कांच के टुकड़े का उपयोग करना पड़े, भले ही आपको इसके लिए अपनी आखिरी रोटी देनी पड़े, आप छोटे दिखेंगे और स्कैल्पिंग होगा
अपने गालों को रूखा बनाएं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, काम के लिए फिट दिखिए। यदि आप लंगड़ा भी है, क्योंकि मान लीजिए आपकी एड़ी पर एक छोटा छाला है और एक एसएस आदमी इसे देखता है, वह आपके तरफ लहराएगा और अगले दिन आपको गैस की चपेट में आना निश्चित है। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान से हमारा क्या मतलब है? एक आदमी जो दुखी, नीचे और बाहर, बीमार और क्षण दिखता है और जो कठिन शारीरिक श्रम का प्रबंधन नहीं कर सकता है अब, और वह एक मुसलमान है। जल्दी या बाद में? आमतौर पर जल्दी। हर मुसलमान गैस कक्षों में जाता है, इसलिए याद रखें, दाढ़ी, खड़े हो जाओ और चतुराई से चलें। तब आपको गैस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सभी यहाँ खड़े होकर, भले ही आप यहाँ 24 घंटे ही क्यों ना हो, आपको गैस से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय शायद आपके। और फिर उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, मुझे आशा है कि आपको मेरे स्पष्ट रूप से कहने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरों के लिए उसने दोहराया, आप सभी में से वह अकेला था जिसे अगले चरण से डरना चाहिए, इसलिए चिंता ना करें। और मैं मुस्कुराया। मुझे अब विश्वास हो गया है कि उस दिन मेरे स्थान पर किसी ने भी ऐसा ही किया होगा। मुझे लगता है कि यह कम था जिसने एक बार कहा था, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपना कारण खो देती है या आपके पास खोने के लिए कोई नहीं है। असामान्य स्थिति के लिए एक असामान्य प्रतिक्रिया सामान्य व्यवहार है। यहाँ तक कि हमें मनोचिकित्सक भी उम्मीद करते हैं कि किसी व्यक्ति की असामान्य स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया, जैसे कि एक क्षण के लिए प्रतिबद्ध होना, उसकी सामान्यता की डिग्री के अनुपात में असामान्य होना चाहिए। एक एकाग्रता शिविर में प्रवेश के लिए एक आदमी की प्रतिक्रिया भी मन की एक असामान्य स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन निष्पक्ष रूप से देखा गया है कि यह एक सामान्य है, और जैसे कि बाद में दिखाया जाएगा कि कई परिस्थितियों के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रियाएं जैसे कि मैंने उनका वर्णन किया है, कुछ ही दिनों में बदलने लगे। कैदी पहले से दूसरे चरण में गया, सापेक्ष उदासीनता का चरण, जिसमें उन्होंने एक प्रकार की भावनात्मक मृत्यु प्राप्त की। पहले से वर्णित प्रतिक्रिया के अलावा नए आने वाले कैदी ने अन्य सबसे दर्दनाक भावनाओं की यातनाओं को समाप्त कर दिया, जिसे उसने मृत्यु करने की कोशिश की। सबसे पहले अपने घर और अपने परिवार के लिए उनकी असीम लालसा थी। वह अक्सर इतना तीव्र हो सकता था कि वह खुद को लालसा से भस्म महसूस करता था। तब घृणा थी, उसके चारों ओर फैली सारी क्रूरता से घृणा, यहाँ तक कि उसके बाहरी रूप में भी। अधिकांश कैदियों को लगता है कि वर्दी की जाति थी जो तुलना करके एक बिजुका को सुंदर बना देता। छावनी में
झोपड़ियों के बीच शुद्ध गंदगी थी और जितना अधिक उसे दूर करने के लिए काम किया, उतना ही एक सिर उसके संपर्क में आया। एक कार्य समूह में एक नए आगमन का विवरण देना एक पसंदीदा अभ्यास था, जिसका काम लारियों को साफ करना और सीवेज को हटाना था। यदि, जैसे कि आमतौर पर होता है, उबड़-खाबड़ खेतों में परिवहन के दौरान उसके चेहरे पर कुछ मल-मूत्र गिर जाता है, तो कैदी द्वारा घृणा को कोई भी संकेत या गंदगी को पोंछने का कोई भी प्रयास केवल एक कैपो से एक झटका के साथ दंडित किया जाएगा। और इस प्रकार सामान्य प्रतिक्रियाओं का वैराग्य तेज हो गया। पहले तो कैदी ने देखा कि क्या उसने दूसरे समूह की सजा परेड देखी। वह साथी कैदियों को धोधे द्वारा निश्चित उनके आंदोलन को कीचड़ में घंटों तक ऊपर नीचे होते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। दिन हो या हफ्ते बाद चीज़ें बदल गई। सुबह सुबह जब अभी भी अंधेरा था, कैदी अपनी टुकड़ी के साथ गेट के सामने खड़े हो गए, मार्च करने के लिए तैयार थे। उसने एक चीख सुनी और देखा कि कैसे एक साथी को कुचला गया, अपने पैरों पर फिर से खींच लिया और एक बार फिर नीचे गिरा दिया। और क्यों? वह बुखार से पीड़ित था, लेकिन उसने गलत समय पर बीमार होने का सूचना दी थी। उन्हें अपने कर्तव्यों से मुक्त करने के इस अनियमित प्रयास के लिए दंडित किया जा रहा था। लेकिन कैदी, जो अपनी पैथोलॉजिकल प्रतिक्रिया के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था, उसने अपनी आँखों को और नहीं टाला। तब तक उसकी भावनाओं को कुंद कर दिया गया था और वह बिना रुके देखता रहा। एक और उदाहरण उसने खुद को बीमार रखने में इंतज़ार करते हुए पाया, इस उम्मीद में कि उसे चोट या शायद सूजन या बुखार के कारण शिविर में अंदर 2 दिन का हल्का काम दिया जाएगा। वह स्थिर खड़ा रहा, जबकि एक 12 वर्षीय लड़के को ले जाया गया था, सिर्फ बर्फ में घंटों ध्यान में खड़े रहने या नंगे पैर बाहर काम करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि शिविर में उसके लिए जूते नहीं थे। उसके पैर की उंगलियां ठिठुरने लगी और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने चिमटी से काले गैंग्रेनस स्टंप को एक-एक करके उठाया। घृणा, भय और दया ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हमारे दर्शक वास्तव में अब और महसूस नहीं कर सकते थे। पीड़ित मर्सास्तनन का मृत्यु शिविर जीवन के कुछ हफ्तों बाद उसके लिए ऐसे सामान्य दृश्य बन गए कि वे उसके अब और नहीं हिला सकता थे। मैंने टाइफस के रोगियों के लिए एक झोपड़ी में कुछ समय बिताया, जिनका तापमान बहुत अधिक था और वे अक्सर बेहोश थे। उनमें से कई मरणासन्न थे। उनमें से एक के मरने के बाद मैंने
बिना किसी भावनात्मक परेशानी के उस दृश्य को देखा जो हर मौत के साथ बार बार दोहराया गया था। एक एक करके कैदी शांत गरम शरीर के पास पहुंचे। एक ने आलू के गंदे भोजन के अवशेषों को पकड़ लिया। दूसरे ने फैसला किया कि लाशों के लकड़ी के जूते अपने आप में एक सुधार थे और उनका आदान प्रदान किया। एक तीसरे आदमी ने मरे हुए आदमी के कोट के साथ भी ऐसा ही किया और दूसरे को खुशी हुई कि कुछ लोगों को वास्तविक सिंह की कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए। यह सब मैंने बिना किसी चिंता के देखा। अंत में मैंने नर्स से शरीर को हटाने के लिए कहा। जब उसने ऐसा करने का फैसला किया तो उसने लाश को उसके पैरों से पकड़ लिया, जिससे वह बोर्ड की 2 पंक्तियों के बीच छोटे गलियारे में गिर गई, जो 50 टाइप्स रोंगियों के लिए बिस्तर थे, और उसे ऊबड़-खाबड़ मिट्टी के फर्श पर दरवाजे की ओर खींच लिया। सीढ़ियाँ जो खुली हवा में ले जाती थी, हमेशा हमारे लिए एक समस्या बनती थी, क्योंकि हम भोजन की पुरानी कमी से थक चुके थे। कुछ महीनों के शिविर में रहने के बाद हम उन सीढ़ियों पर नहीं चल सकते थे, जो प्रत्येक के बारे में 6 इंच ऊंचे थे। 6 इंच ऊंचे थे। अपने आप को ऊपर खींचने के लिए दरवाजों के जाम पर हाथ रखे बिना लाश के साथ वह आदमी कदमों के पास पहुंचा। थक हार कर उसने खुद को ऊपर खींच लिया, फिर शरीर, पहले पैर, फिर धड़ और अंत में कर्कश आवाज के साथ लाश का सिर 2 कदम ऊपर टकरा गया। मेरे स्थान झोपड़ी के विपरीत दिशा में छोटी एकमात्र खिड़की के विगल में था, फर्श के पास बनाया गया था। जब मेरे ठंडे हाथों ने एक कटोरी गरम सूप को पकड़ लिया, जिसमें से मैंने लालच से घूंट लिया, मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। जिस लाश को अभी अभी निकाला गया था, उसने मुझे चमचमाती आंखों से देखा। 2 घंटे पहले मैंने उस आदमी से बात की थी। अब मैंने अपना सूप पीना जारी रखा। अगर मेरी भावना की कमी ने मुझे पेशेवर रुचि के दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित नहीं किया था, तो मुझे अब यह घटना याद नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत कम भावना शामिल थी। उदासीनता, भावना का कुंद होने और यह महसूस करना कि कोई और अधिक परवाह नहीं कर सकता, यह लक्षण थे जो कैदियों के मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के दूसरे चरण के दौरान उत्पन्न हुए थे, और जिसने अंत उन्हें दैनिक और प्रति घंटा मार-काट के प्रति असंवेदनशील बना दिया था। इस असंवेदनशीलता के कारण कैदी ने जल्द ही एक बहुत ही आवश्यक सुरक्षात्मक कवच से दुख को घेर लिया। थोड़ी सी भी उत्तेजना कर पिटाई हुई, कभी कभी बिना किसी कारण के। उदाहरण के लिए, हमारे कार्यस्थल पर रोटी का राशन
दिया गया था और हमें उसके लिए लाइन में लगना पड़ा। एक बार मेरे पीछे वाला आदमी एक तरफ खड़ा हो गया और समरूपता की कमी ने एसएस गार्ड को नाराज़ कर दिया। ना जाने मेरे पीछे लाइन में क्या चल रहा था ना एसएस गार्ड के दिमाग में, लेकिन अचानक मेरे सर पर 2 तेज वार हुए। तभी मैंने अपनी तरफ के गार्ड को देखा जो अपनी छड़ी को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे क्षण में सबसे अधिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि अन्याय के उत्पन्न मानसिक पीड़ा होती है। उन सब की अतात्विकता अजीब तरह से एक झटका जो अपना निशान भी नहीं पता है। कुछ परिस्थितियों में एक से अधिक को चोट लग सकती है जो उसे निशान पता है। एक बार मैं एक बर्फीले तूफान में रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। उसके बावजूद हमारी पार्टी को काम करना मुश्किल है या नहीं, मैंने बजरी से ट्रैक को ठीक करने में काफ़ी मेहनत की, क्योंकि गर्म रखने का यह एकमात्र तरीका था। केवल एक क्षण के लिए मैं अपनी चौड़ाई पाने के लिए और अपने फावड़ों पर झुक जाने के लिए रुका। दुर्भाग्य से गार्ड उसी समय घूमा और सोचा कि मैं रो रहा हूँ। उसने मुझे जो दर्द दिया वह किसी अपमान या किसी प्रहार से नहीं था। उस पहरेदार ने अपने सामने खड़े फटे-फटे दुर्बल व्यक्ति को कुछ भी कहने के लायक नहीं समझा। यहाँ तक कि एक शपथ शब्द भी नहीं, जो शायद उसे केवल एक मानवीय रूप के याद दिलाता था। उसके बाजिया उसने खुशी-खुशी एक पत्थर उठाया और मुझ पर फेंका। वह मेरे लिए एक जानवर का ध्यान आकर्षित करने का तरीका लग रहा था। एक घरेलू जानवर को उसकी नौकरी पर वापस बुलाने के लिए एक ऐसा प्राणी जिसके साथ आप उतना ही काम है कि आप उसे दंडित भी नहीं करते हैं। पिटाई का सबसे दर्दनाक हिस्सा अपमान है, जिसका वे अर्थ लगाते हैं। एक समय में हमें कुछ लंबे भारी गड्ढों को बर्फीले रास्तों पर ले जाना पड़ता था। अगर एक आदमी फिसल गया तो उसने न केवल खुद को बल्कि अन्य सभी को खतरे में डाल दिया। जिन्होंने एक ही गर्डर ले गया था, मेरे एक पुराने मित्र के कूल्हे जन्मजात रूप से अस्त व्यस्त थे। इसके बावजूद काम करने में सक्षम होने पर उन्हें खुशी हुई, क्योंकि चयन होने पर शारीरिक रूप में अक्षम लोगों को लगभग निश्चित रूप से मौत के घाट उतार दिया गया था। वह एक विशेष रूप से भारी गर्डर के साथ ट्रैक पर लंगड़ा और गिरने के बारे में लग रहा था और दूसरे को अपने साथ खींच लिया। अभी तक मैं एक गर्डर नहीं ले रहा था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उनकी सहायता के लिए कूद पड़ा। मुझे तुरंत पीठ पर मारा गया, बेरहमी से फटकार लगाई और अपने स्थान पर लौटने का
आदेश दिया। कुछ मिनट पहले उसी पहरेदार ने जिसे मुझे मारा था हमें नीचे दिखाते हुए कहा था कि हम सुअरों में कॉमरेडशिप की भावना की कमी है। यह पार्ट 3 का अंत है और मैं जानता हूँ कि यह हिंदी थोड़ी टफ है, इसलिए बहुत लोगों को समझ नहीं आता होगा। तो आप दूसरी तीसरी 2-3 बार यह वीडियो देखें। शुक्रिया।